आयतन में आपके पास घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये तो होंगे, इनमें भी एक दूसरे के रूपांतरण से संबंधित। तो यहां हमारे पास सबसे पहले हम बात करें कि घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है। तो ये तो हमारे पास हम सामान्यतः जो है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आयतन क्या है, एक ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जब दोनों चीजें नाम आ रही हैं आपके बार बार, जैसे यहाँ लिखा हुआ घन, घनाभ का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस प्रकार से जब ये नाम है पहले इनको समझते हैं। तो जैसे हम बात करें कि सबसे पहले हम कह रहे हैं आयतन, वॉल्यूम जो है वो क्या है, तो आयतन कोई भी ठोस वस्तु जो है वह जितना स्थान घेरती है, कोई भी ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ये आपके दिमाग में सबसे पहला रहना चाहिए कि कोई भी ठोस वस्तु है वह जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन। तो मैं इस चीज को लिख भी देता हूं, कोई ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। पहली चीज, आयतन में एक जो सबसे खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं कहूं कि जो आपको लास्ट तक काम में लेना है, और वो मतलब आपके प्रश्नों में भी बहुत ज्यादा काम में आएगा, वो क्या है, वो आप सिंपली समझना। जैसे मैं कहूं एक बोतल में 1 लीटर पानी है, एक बोतल में कितना है, 1 लीटर पानी। उस पानी को मैं अगर बाल्टी में डाल दूं तो आकार तो चेंज हो गया, लेकिन क्या बताऊं 1 लीटर का 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि एक आकार से दूसरे आकार में जब भी बदलते हो तो वह क्या कहलाता है कि उसका आकार परिवर्तन किया है, तो उसका पृष्ठों का क्षेत्र बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। जैसे मैं कहूं एक ठोस घन है, उसको आपने पिघलाया, पिघला के घनाभ बना दिया, या एक घनाभ को घन बना दिया, या बेलन को गोला बना दिया, या गोले को बेलन बना दिया, तो आप क्या कहोगे, एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन हुआ है। दूसरे आकार में परिवर्तन होने पर कभी भी आयतन नहीं बदलता, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूं सिंपली, ये मान लो एक ठोस है, इसको आप बीच से काटोगे तो ये 2 पृष्ठ बढ़ गए ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाता है चेंज, लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलता। तो जैसे मैं कहूं कि गोले को हमने बेलन में बदला, तो आप कहोगे कि गोले को ही बेलन में बदला है ना, तो गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। तो यहां आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे आता है वो कहता है कि एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर आयतन नहीं बदलता। एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर आयतन नहीं बदलता, यह आपके दिमाग में रहना चाहिए। अर्थात जब एक ठोस आकृति को, सीधा लिख रहा हूं, को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उनका आयतन समान रखकर प्रश्न को हल करते हैं। चलो ठीक है, आयतन में ही चल रही है भाई ये बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि आयतन में ही दोनों बातें हैं। अभी हमने कहा कि कहीं भी काम आ सकती है, कोई भी आकृति, ऐसे कोई स्पेशली आकृति का नाम नहीं दिया भाई हमने कहा ये किसी में भी लागू हो सकता है, सब जगह लगेगा। आयतन का नाम आया तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे, अगर एक तो ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं कहूं एक और चीज भी यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो सुनना
जैसे अब मैं कहूं कि मान लो बड़ा घनाभ था, उसको छोटे छोटे घन बनाए उससे। अब आप कहोगे छोटे छोटे बराबर घन बना लिए तो अब आयतन बराबर होगा दोनों का, तो हाँ आयतन बराबर होगा। आयतन बराबर है तो मैं कहूं कि सिंपली समझना कि घनाभ था, तो आपने कहा बड़ा घनाभ का आयतन बराबर। सुनना एक बार ध्यान से, इस चीज को समझना कि अब इसको पिघला के हमने n घन बना लिए। कितने घन बना लिए? n। अभी कंफर्म नहीं कि 1 बनाया 5, मैं कह रहा हूं n बनाए हैं उसी से। तो आप कहोगे उन सभी घनों का आयतन इसके बराबर होना चाहिए। तो कितने घन है? n गुणा घन का आयतन। ये होगा कि नहीं होगा? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ये होगा भाई, कि भाई जब घनाभ से घन बनाए हैं तो उन घनों के आयतन बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूं n बराबर क्या आएगा? तो आप कहोगे घनाभ के आयतन में किसके आयतन? घन का आयतन भाग में आ जाएगा, घन का आयतन। अब एक चीज बताओ, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक टेम्पररी कोई एग्जांपल लिया कि घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए। अब ये जरूरी थोड़ी ना है, घनाभ से घनाभ भी बना सकता था, घन से घनाभ बना सकता था, इसकी कोई वो नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे में n क्या है? बनने वाले घनों की संख्या थी। तो ऐसे में अब इस चीज को न लेके मैं लिखूं जब भी बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं तो छोटी आकृतियों की जो संख्या होती है, जरूरी नहीं पिघला के बनाए, आपसे संख्या जब भी पूछे, और ये नहीं कि ध्यान रखना बनने वाली आकृतियों की संख्या पूछे, किसकी? बनने वाली आकृतियों की संख्या, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बड़ी आकृति का आयतन था, उसमें छोटी आकृति का आयतन का भाग लेना तो क्या आएगी? संख्या। जैसे मैं कहूं ये एक दीवार है, दीवार की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये घनाभ आकार का। किस आकार का है? घनाभ आकार। अब आपने कहा इसमें लगेंगी ईंटें कितनी, हमसे प्रश्न पूछ ले इसमें कुल कितनी ईंट लगेंगी, तो आप क्या कहोगे कि भाई बड़ी आकृति का आयतन बट्टा छोटी, छोटी का ईंट, ईंट भी घनाभ आकार की है तो छोटी आकृति का आयतन, तो ये हमारे काम आएगा। तो यहां जब भी आपसे कहा जाए कि बनने वाली छोटी आकृतियों की संख्या बराबर n, बराबर मैं क्या लिखूंगा? बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। ये लो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपसे संख्याओं की संख्या पूछे, वो कहे कि एक बड़ा गोला है, उसे पिघलाकर छोटा गोला बनाया जाता है तो कुल कितने गोले बनेंगे? छोटे। तो आप क्या कहोगे? बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी बस। तो ये तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो पहला शब्द आपके पास आता है कि आयतन क्या होता है, उसकी सामान्य बात है। आप कहोगे आयतन, कि वो कोई स्थान घेरेगी ना, वही उसका क्या है? आयतन। फिर आप दूसरा पॉइंट कहोगे आयतन एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन करने पर आयतन कभी नहीं बदलता है, आयतन कभी नहीं बदलता। दूसरी, उसके बाद हम तीसरी बात करेंगे कि जब भी एक आकार से दूसरे छोटे छोटे आकृतियां बनाता है तो कितनी आकृतियां बनेगी, उनकी संख्या जब भी पूछे तो आप कहोगे कि बड़ी आकृति का आयतन बट्टा छोटी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन बट्टा छोटी आकृति का आयतन। तो ये हमारे पास हुआ कि सामान्य सामान्य कि यहां पर हमारे पास आयतन से संबंधित बात आई। सिंपली आयतन क्या होता है ये चीज हमने देखी, ये बार बार आपके सामने आगे आएंगी। अगले अब देखो हम बात करें वक्र पृष्ठ। कई बार वक्र की जगह पार्श्व नाम भी देखते हो। अब मैं कहूं पार्श्व कब देखते हो वो बताता हूं, पृष्ठीय क्षेत्र। अगला जो शब्द है वो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में आएगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किसकी बात करता है। जैसे आपने कहा कोई भी आकृति है, जैसे कमरा ही है, मैं कहूं इसके चारों ओर के प्रश्नों का क्षेत्रफल, चारों ओर के प्रश्नों का क्षेत्रफल, सिर्फ चारों ओर के, सिर्फ चारों ओर के, इसमें आधार और शीर्ष को शामिल नहीं करेंगे, इसमें आधार और शीर्ष को शामिल नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। तो हम क्या कहेंगे? परिभाषा हो गई हमारे पास
चारों ओर के पृष्ठों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय अथवा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें आधार व शीर्ष को शामिल नहीं करते। ठीक है, इसमें किस किस को शामिल नहीं करते? आधार और शीर्ष को। तो मैं यहां दूसरा कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में आएगा, अब संपूर्ण की बात कर रहा है तो इसमें चारों ओर के पृष्ठों का क्षेत्रफल तो लेंगे, संपूर्ण में तो सारे आ गए, तो आधार भी लेना पड़ेगा और शीर्ष। तुम क्या कहेंगे? सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ आधार का और शीर्ष के पृष्ठों का भी क्षेत्रफल लेते हैं। अब एक छोटी सी बात और बताना, अगर मैं संपूर्ण नहीं लगाता, मैं सीधा कहूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि सीधी सीधी बात कर रहा है संपूर्ण की। क्यों? क्योंकि सारे पृष्ठ तो हैं, लेकिन ये जब भी पूछेगा तो हमेशा स्पेशल नाम देगा कि जैसे वक्र पृष्ठ है तो वक्र, पार्श्व है तो पार्श्व। अब आपके दिमाग में ऐसे पार्श्व कब बोलता है? पार्श्व से घन घना पृष्ठ एकदम से प्लेन होते हैं, इसलिए इनको कहता है लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ। और जब घुमावदार होते हैं ना, जैसे गोलाकार ऐसे, तो उन्हें कहता है वक्र पृष्ठ। जैसे आप कहोगे बेलन, बेलन में भी घुमावदार आता है, शंकु में भी घुमावदार आता है, गोले में भी घुमावदार आता है, तो वहां कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके दिमाग में घन घन आपका नाम लेगा तो ही पार्श्व लेगा, वरना तो वो वक्र ही लेता है, और इसलिए हमारे हैबिट में भी वक्र ही रहता है ज्यादातर। तो संपूर्ण, तो मैं कहूंगा सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल अथवा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधार व शीर्ष के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। कैसा बन जाता है भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। किस किसका जोड़ दोगे? आधार और शीर्ष का। चलो ठीक है, चलो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। ये नाम भी हमने देख लिए कि यहाँ पर आपके पास जो नाम आए हैं वो आए हैं वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, और हमारे पास नाम आया यहाँ पे आयतन। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक, इसके बाद में हम बात करें। अभी हमने देखा कि सिंपली एक आकृति, जैसे एक चीज आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि घन घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, गोला कैसा होता है। गोले में तो आपको एक और भी ध्यान रखनी है कि गोले में तो वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि गोले में आधार और शीर्ष नहीं होते अलग से, वो तो पूरा ही घुमावदार होता है। तो सिंपली मैं आपसे पूछूं, ऐसी कौन सी आकृति है कि जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही बराबर हो? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए गोला। गोला ऐसी आकृति है जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है। अब देखो, वैसे तो उसको अलग से हम पढ़ेंगे भी, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तब भी ये चीज का जिक्र करेंगे, तब भी उस चीज को हम लेके चलेंगे। अब यहां हम बात करें, यहां और क्या चीज हमारे सामने आएगी और क्या चीज हमारे काम आएगी, तो उसमें से एक सबसे खास चीज यहाँ पे आती है, वो आती है कि यहाँ पर हम जब आयतन की बात करते हैं तो एक मात्रक आपके बहुत ज्यादा काम में आता है। मात्रक कौन सा? वो मात्रक है आपके पास लीटर। क्योंकि जब हम बात करते हैं
कि भाई जैसे बेलन है, बेलनाकार टंकी, अब टंकी में तो पानी आएगा, अब पानी आता तो टंकी का आयतन ही पानी होता है एक प्रकार से। और मैं कहूँ कि जैसे आपको घनाभ आकार की भी टंकी देता तो भी उसमें पानी आता, तो पानी का जो मात्रा है, धारिता है टंकी की, वो उसका आयतन कहलाता है। और धारिता नाप से पानी वगैरह से, और पानी हमेशा किसमें लेते हैं, लीटर में। अब लीटर में लेते हैं तो हमें लीटर से, अब एक बात तो हम कहें कि टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो मीटर में है, उसमें पानी लीटर में आएगा। तो जब भी हमें यहाँ मीटर और लीटर को संबंधित करना हो तो हमें एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि एक टंकी जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? 1000 लीटर। तो आप क्या कहोगे, देखो पहले तो मैं इस चीज को लिख लूं, मात्रक से संबंधित। ये बहुत काम आता है बीच बीच में, इसलिए पहले ही लिखाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या कहोगे कि ये सिर्फ याद रखने के लिए है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी बोल दूं, टंकी तो गहरी बोली जाती है भाई, गहरी टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। अब ये चीज है ना, ये आपको कुछ सिखाएगी, कुछ समझाएगी। कैसे समझाएगी वो देखना। जैसे मैं यहाँ एक बॉक्स में इस चीज को समझते हैं अपन, 1 मीटर लंबी गुणा 1 मीटर चौड़ी गुणा 1 मीटर गहरी या ऊंची होगी बराबर 1000 लीटर। ये क्या है? 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो आप यहां क्या कह सकते हो कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हजार से गुणा करते हैं। ठीक है, किससे गुणा करते हैं? 1000 से। ये चीज आपके दिमाग में यहां पे होनी चाहिए भाई, ये तो इससे संबंधित आ गया। अब चलो एक चीज और देखते हैं। जैसे मैं कहूं 1 मीटर था तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, गुणा अगले में भी 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी? 100 सेंटीमीटर। ये हो गई बराबर भी तो आप 1000 लीटर ही कहते भाई। ठीक है, अब देखो यहां से क्या संबंध निकलेगा कि 3 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो तो ये गए और 1 जीरो ये गया। इधर क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ये तो क्यों नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं। तो आप इससे क्या सीखोगे कि जब भी लीटर दे रखा है उसको अगर मीटर या सेंटीमीटर में बदला तो आपके दिमाग में तुरंत सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। और क्या कहोगे कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये चीज आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये लिखें, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए हजार से गुणा करते हैं। ये लो, अब आप इसको देख सकते हो कि यहां पर हमने क्या कहा कि जब भी मीटर क्यूब आएगा तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर को लीटर में बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मीटर को जब लीटर क्यूब में बदलोगे तो आप सीधा सीधा 1000 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं भाई। दूसरा हम बात करें कि जब भी आपके पास लीटर है और उसे आपको चेंज करना तो आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? सेंटीमीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब में जब हम बदलते हैं तो वहां पर हमें उससे
किससे गुणा करना पड़ता है? तो आपके दिमाग में आया कि जब भी लीटर को भी सेंटीमीटर के मतलब 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए मीटर से लीटर में और लीटर से सेंटीमीटर में। तो सबसे पहली चीज जो है ये आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई। अब अगली बात करें यहाँ पे, उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। क्यों याद रखनी है वो चीज देखो, जब हम बात करेंगे एक और चीज जो आपको याद रखनी है, मात्रक में जब भी आपके पास आएगा तो आपके पास एक आता है हेक्टेयर। अब आप कहोगे सर हेक्टेयर तो क्षेत्रफल का मात्रक है। क्षेत्रफल कैसे? कि आपने देखा हो खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया जाता है, तो मैं कहूं 1 हेक्टेयर, ये हमारे काम कैसे आता है? तो जब भी हम बात करते हैं, ज्यादातर हमारे खेत के प्रश्न आते हैं आयतन में कि भाई नहर का पानी खेत में गया तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, या फिर एक खेत है जिसमें एरिया इतना है। तो जब भी खेत वगैरह की बात आती है तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि खेत का क्षेत्रफल की जब बात आती है ना, तो सामान्यतः हेक्टेयर काम में ले लिया जाता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी सबको पता है। ठीक है, लेकिन हेक्टेयर वाला ये क्षेत्रफल का मात्रक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है? 10,000। तो मैं कहूं हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा करते हैं, जबकि मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 का भाग लगाते हैं। 10,000 का क्या करते हैं भाई? भाग लगाते हैं। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं कहीं कभी भी आपको आगे पूछ सकता हूं कि भाई एक जब हमारे पास हेक्टेयर है, क्या है? हेक्टेयर, तो आपको अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुणा करेंगे। अगर आपके पास मीटर स्क्वायर है और आपको हेक्टेयर में बदलना है तो आप किसका भाग दोगे? 10,000 का भाग दोगे। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में बात करें तो 2-3 चीजें जो आपको हमेशा याद रहती हैं, याद रहे ना रहे फिर भी अब तो याद करनी है, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, और मैं कहूं 1 मीटर में, मीटर से छोटे वाले सारे याद होने चाहिए भाई, डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। आप ये भी कह सकते हो 1 मीटर में, सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे याद होने चाहिए भाई। ये भी आगे अपन बात करेंगे तो हमारे काम आएंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर भी होते हैं। अगर बाई चांस डेसीमीटर बदलना पड़ गया तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होता है, अगर छोटा और भी होता तो। लेकिन मुख्य तो आपको ये काम में लेने हैं, ये काम में आ जाते हैं कभी कभी हमारे पास, कभी कभी हमारे सामने ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं भाई। अब बात करते हैं अगली जो चीज हम देखने वाले हैं, वो ये है, जैसे आपने कहा, अभी हमने काफी बार एग्जामों में देखा, पिछली बार आपके ही देखा था कि भाई जैसे 2015 में देखा था, पिछली बार तो कहाँ 2015 वाला था, 2015 वाले में आपने देखा कि एक नहर का पानी एक खेत में भर रहा है। अब होता है खेत का आधार समान लेके चलते हैं और पानी भी उसमें समान ऊंचाई तक पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज जैसे मैं कहूं कि एक खड्डा, मिट्टी डाली गई, खड्डा खोद के वो चारों ओर बराबर रूप से बिछाएगी। अब बराबर बिछाएंगे, जैसे रीट सेकंड लोगों ने पूछा था इस बार, ये वहां भी आयतन आता है। तो खड्डा खोदा, खड्डा खोद के वो मिट्टी उसके चारों ओर बराबर ऊंचाई तक बढ़ाते हैं। तो जब भी हमने कहा कि आधार और ऊंचाई
समान हो, सॉरी आधार और शीर्ष समान और बराबर व समांतर, ये मान लो बराबर और समांतर हो तो उसका आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वैसे हम इसको कह सकते हैं प्रिज्माकार आकृति, प्रिज्म के आकार की आकृति। कैसे कहेंगे, क्योंकि जिसका आधार और शीर्ष समान है उस आकृति की बात करें। प्रिज्म मैं ये लिख देता हूं, चलो आकृति अर्थात जिनका आधार व शीर्ष बराबर व समांतर हो का आयतन तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं यहाँ पे कि जैसे घन, घनाभ, बेलन, तीनों में देखो आप, घन है तो आधार और शीर्ष बराबर और समांतर है। आधार कैसा होता है, वर्गाकार, वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ऊंचाई भी क्या होती है, भुजा, तो भुजा का क्यूब हो जाता है। हम बात करें घनाभ की तो आप क्या कहते हो, आधार से लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई क्या है h, क्या यही उसका आयतन होता है घनाभ का, तो आप कहोगे हाँ यही होता है। बेलन की बात करें तो आप कहोगे आधार का क्षेत्रफल वर्ताकार होता है बेलन, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है h, तो पाई आर स्क्वायर h होता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम आगे काम में लेते हैं, लेकिन वो तो सीधे याद करेंगे, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं कहूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का। चलो आप कहोगे सर 2 गुणा क्यों किया, क्योंकि एक बात तो आधार शीर्ष तो बराबर और समांतर है ना, तो आधार का निकालेंगे, डबल कर देंगे तो शीर्ष का भी आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज तो होती है, लेकिन ये हमारे क्या काम की है, हमारे सिर्फ एक ही जगह काम आती है, जब भी मिट्टी बिछाते हैं या खेत से संबंधित कोई काम होता है, खड्डा खोद के मिट्टी चारों ओर बराबर रूप से बिछाने की बात होती है, तब की बात है। तो मैं कहूं हमेशा खेत से संबंधित प्रश्नों में खेत से संबंधित जो भी प्रश्न आया उसमें हम खेत का अगर आयतन लेना पड़े तो कैसे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्यों, क्योंकि देखो जब खेत में पानी भर रहा है, खेत में क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, तो भी आपके दिमाग में आएगा पानी भरा जाएगा, आधार और उसमें पानी बराबर ही बढ़ता जाएगा, तो आधार और सिर्फ बराबर और समांतर रहेंगे, तो वहां उस पानी का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं कहूं खड्डा खोदा, मिट्टी चारों ओर बिछाई, उस मिट्टी का आयतन क्या होता है, आप कहोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस इतना ही ध्यान रखना है, आधार का क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज हो जाएंगी यहाँ पे। यहाँ अब अगली चीज जो आती है, देखो ये इसमें कुछ खास याद नहीं करना, इसमें सिर्फ याद जो करना है ना वो आपको करना है ये इतना इतना। ये है मेन आपके याद करने के लिए, क्योंकि इसी को हम आगे तक काम में लेंगे। यही एक पर्सन जो खेत का वो बार बार हमें मिलता है। इससे संबंधित जो घनघनाभ बेलन दो तो अलग अलग पढ़ेंगे, पर उनको अलग अलग पढ़ेंगे, तो यहाँ उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं, इसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। खेत का आयतन जो भी बोलेगा ना, खेत में भरे गए पानी का आयतन, खेत में डाली गई मिट्टी का आयतन, ऐसे में आप कहोगे कि आधार का क्षेत्रफल यानी खेत का जो क्षेत्रफल आधार में वो गुणा ऊंचाई। तो ये चीज आप तो कर सकते हो आराम से। अब यहां हम बात करें कि ये तो आपके पास आ गया है। अब मैं एक चीज और यहां पे हम काम में लेते हैं,
एक और क्या काम में लेते हैं, अब और कोई चीज नहीं, जैसे आज की पहली क्लास में हमने सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आयतन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मात्रक क्या क्या काम में आ सकते हैं हमारे, ये छोटी छोटी हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं। अब जब बात ही कर रहे हैं तो हम आप जानते हैं कि घन पढ़ेंगे, घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक फलक बराबर वो होता है। तो ये जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रत्येक फलक समान होता है तो वर्गाकार होता है साथ में। अब वर्गाकार वर्ग आ गया, घनाभ पढ़ेंगे तो हम कहेंगे प्रत्येक फलक आयताकार होता है, वहां आयत का नाम आएगा। मैं कहूं बेलन पढ़ोगे तो कहोगे वहां पे एक आधार कैसा होता है, वर्ताकार, ये लो वर्त आ गया। तो ये चीज जो हमारे काम में आने वाले, तीन चीजें आपको काम में आएंगी, वर्ग, आयत और वर्त। अब इसमें भी ज्यादा नहीं, सिर्फ तीनों में छोटी छोटी बातें चीज हमारे काम आने वाली है। छोटी छोटी कैसे, वो चीज देखना, वो मैं कहूं कि जैसे यहाँ पे ये तो 2D होती है एक प्रकार से, आयत है, लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई आमने सामने भुजा बराबर समांतर होती हैं, तो इनके बारे में एक एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, तो मैं एक एक काम करके कि जो जो हमें याद होना चाहिए भाई, अपने एग्जाम आयतन में हमें याद होना चाहिए वो भाई, मैं ये मान के चलते हैं वैसे तो सभी कि भाई जब इस स्टेज की हम तैयारी कर रहे हैं तो ये घन आयत वर्ग वर्त तो ये मान के चलते हैं कि सबको आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आए। तो हम उस चीज को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे मैं बात करूं सबसे पहले आयत। अब आयत के नाम से आपके दिमाग में आए, ये लो, ये है आयत, ये इसकी लंबाई, आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती हैं, वह इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है भाई, 90। अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये देखो आमने सामने भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। चलो ठीक है, यहाँ हमारे क्या काम की चीज है ये देखते हैं। तो यहाँ हमारे काम की चीज है वो है परिमाप। परिमाप का मतलब बाउंड्री। तो आप कहोगे परिमाप, जैसे यहां से शुरू किया और वापस घूम के बाउंड्री से यहीं आ गया, तो आपको L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2 बार L है 2 बार B है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे काम आता है वो आता है क्षेत्रफल। आयत कैसे होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो आप सोचोगे सर ये चीजें तो क्या पता, आधों को तो पता ही है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आज पहली क्लास बेसिक क्लास है इसमें आयतन की, तो ये चीजें मोटी मोटी छोटी छोटी चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हैं, ये तो अप्रोक्सीमेट ज्यादातर को याद है, नहीं याद है तो ये याद हो जाएंगे इस क्लास में। आज वाली चीज आप याद करोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो आयत हमने क्या कहा, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हुआ समांतर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप देखो ये कैसे काम आया, जैसे मैंने कहा घनाभ, तो आपके दिमाग में आएगा घनाभ यानी एक कमरा, कमरे का फर्श आयताकार होता है, सामने की दीवार भी आयताकार है इधर। तो मैं कहूंगा जैसे फर्श की बात करें तो लंबाई है चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा फर्श का, लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। परिमाप की बात करूं तो आप कहोगे L L 2L प्लस 2B, तो आप सीधा कहोगे 2L प्लस बी। यही आपके दिमाग में आना चाहिए कि घनाभ है तो प्रत्येक फलक वर्गाकार न हो गया आयताकार होगा घनाभ में। अब आयत का नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए परिमाप 2L प्लस बी, और क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, सीधा सीधा। अब हम बात करें आयत के बाद में वर्ग की। अब मैं क्या कहूं, इसकी चारों भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वहां तो सिर्फ आमने सामने भुजा बराबर तो समांतर थी, चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 होता है। तो हम ये कहेंगे इसकी चारों भुजाएं बराबर, तथा प्रत्येक कोण
90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90। जैसे हम एक डायग्राम बनाए यहाँ पे, जैसे मैं कहूं ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। यहां भी जैसे मैंने कहा परिमाप, तो आप क्या कहोगे? भुजा 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 तो 4 गुणा भुजा क्षेत्रफल, एल इंटू बी था, तो यहां क्या जगह एल भी ए, बी भी ए, तो ए गुणा ए स्क्वायर। तो वर्ग का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसका परिमाप तो आपका 4 गुणा भुजा होता है। कितना होता है? 4 गुणा भुजा। मैं कहूं इसका क्षेत्रफल, तो आप तुरंत कहोगे भुजा स्क्वायर होता है। चलो ठीक है। देखो यहां इनमें ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, ऐसा नहीं कि हम वर्त पे प्रश्न करने वाले हैं या आयत पे करने वाले हैं, यहां इनका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो वर्ग के बाद हम बात करें वर्त। जैसे आपने ये लिया सर्किल, ये इसकी त्रिज्या है भाई। हम वैसे क्या कहते हैं कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का बिंदु, लेकिन परिभाषा इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना 2r। तो जब आपको r निकालनी हो, व्यास दिया हो, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये चीज डायमीटर की आधी होती है, ये चीज हमें क्यों बता रहे हो? ये हमारे कहीं काम आएगी का? तो ये पहली चीज है, सबसे बेसिक चीज है कि त्रिज्या का अनुमान नहीं देखे, वो कहे कि एक बेलन के आधार का व्यास। अब बेलन है, आधार, आधार यानी वर्त है वहां पे, और उसका व्यास यानी त्रिज्या का दुगुना दिया है, तो वहां त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो काम आता है परिमाप यानी परिधि, तो आप कहोगे 2 पाई आर। हम मैं कहूं क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हम यहां पे कह सकते हैं आसानी से। इन दोनों को लेके हम आगे चलेंगे, यहां पे चीजें आएंगी। अब देखो ये 3 चीज तो हमारे पास आ गई, इसके अलावा भी एक चीज और आप कह सकते हो जो आप काम में ले सकते हो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसे काम आएगा? वो शंकु में काम आएगा। तो शंकु में काम आएगा तब की तो देखेंगे क्या काम आएगा, लेकिन अभी हमारे पास दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो आप कहोगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब देखो एक सिंपल से यहां पे डायग्राम बना के हम उस चीज को समझते हैं। देखो ए बी सी, यहां क्या क्या चीज दिमाग में होनी चाहिए? मैं कहूं ये थीटा ले लूं, थीटा के सामने की भुजा आप कहलाओगे लंब है। क्या है? लंब। ये क्या है? आधार है जिसपे थीटा बना है, और ये क्या है? कर्ण। वैसे समकोण त्रिभुज में कहा जाता है कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां आपको जो काम में आएगा वो आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कहां काम में आएगा? शंकु में। चलो इस चीज को तो खैर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं देख लेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप कहो सर ये काम में कैसे लेते हैं? जैसे मैं कहूं इन दोनों का मान दिया, इसका पूछा बता सकते हो। जैसे इसका मान 3 है, इसका 4 है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इसका 3 है, इसका 4 है, इसका कितना होता है? आप कहोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25। अब बताओ कर्ण स्क्वायर 25 है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। ये कितना आया? 5।
ये कितना है 5। तो ये तब की बात है जब हमें ऐसा काम में लेना पड़ेगा आगे, तो ये चीज हम वहां पे काम में लेंगे। लेकिन यहाँ आपके पास अलग से 4 चीजों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी, सामान्य जानकारी। मैं नहीं कहता कि आप इनके बारे में बहुत ज्यादा जानो और बिना जाने काम ही नहीं चल सकता, ठीक है, ज्यादा नहीं जानोगे तो काम नहीं होगा, और है काम सब में चलेगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहली चीज है वो ध्यान रखनी है कि आयतन। आयतन क्या होता है? कोई भी ठोस आकृति है या जो स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन के बाद हमने कहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमने कहा चारों ओर के पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। उसमें आधार और शीर्ष शामिल कर लेते हैं, वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ हमने कहा टंकी जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कहा 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखा। फिर हमने सामान्य आयत, वर्ग और वर्त के बारे में देखा और समकोण त्रिभुज के बारे में देखा। ये इसलिए देखें लास्ट में चारों कि इनकी सहायता से हम आगे कई प्रश्न होंगे जहां पे मान लो आपको कह दिया जाएगा आधार ऐसा है, तो आप चीजों को समझ सको उससे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हमने इसके लिए सारी बेसिक चीजें देखी हैं। अब हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे कि पहले घन करेंगे, फिर घनाभ करेंगे, फिर बेलन करेंगे, शंकु करेंगे, गोला करेंगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।